बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संविधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा झंझारपुर में विस्तार से उन्होंने बिहार 24 सच से सामना को अपनी बात बताई। वे स्वयं के एमएलसी फंड से बने पीसीसी सड़क का उद्घाटन करने सुकेत पंचायत के गोधनपुर गाँव पहुंचे थे। उन्होंने वर्तमान सरकार के हालात और कांग्रेस पार्टी की योजनाओं पर खुलकर अपनी बात कही। श्री मिश्रा राज्य सरकार को मिथिला, मैथिली भाषा और उर्दू भाषा का विरोधी बताया। उन्होंने बताया कि मिथिला को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाना अति आवश्यक है। यह उनकी सरकार करेगी। मैथिली और उर्दू को अनिवार्य भाषा में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार मिथिला की बेसिक पहचान को भी मिटाने पर आमादा है। मिथिला के मखान को मिथिला जियो टैगलाइन हटाकर बिहार का मखान बनाने पर आमादा है। यह मिथिलांचल के प्रति इनके दोहरे रवैये को दर्शाता है। श्री मिश्रा कोरोना संक्रमण काल में स्कूल खोले जाने एवं चुनाव किए जाने के भी खिलाफ दिखे। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में अगर संक्रमण बढ़ती है तो इसकी सीधी जवाबदेही बिहार सरकार एवं चुनाव आयोग की होगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार कांग्रेस गठबंधन में शामिल दलों की ही बनेगी। सरकार बनी तो मिथिला भाषा के अलावा उर्दू को भी फिर से उचित स्थान दिया जाएगा। विस्तार से उन्होंने बिहार 24 सच से सामना से खास बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम झंझारपुर के गोधनपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएलसी श्री प्रेमचंद्र जी मिश्रा। जी सर, आपका बिहार 24 सच से सामना में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें मधुबनी इलाके से आपकी जो कांग्रेस की पार्टी है उस पर कितनी सीटों की दावेदारी रहेगी? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं और जो कांग्रेस गठबंधन की एक हिस्सा है, हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। सभी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और अभी उसमें ये फैसला नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। सवाल मधुबनी जिले का नहीं है, सवाल व्यापक स्तर का है कि बिहार में एक ऐसी सरकार है जिसने बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। पिछले चुनाव में जो मैंडेट मिला था बीजेपी के खिलाफ, आज बीजेपी सत्ता में कैसे बैठी है? तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने उस मैंडेट के साथ भी धोखाधड़ी किया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। बिहार में कोरोना को लेकर ये सरकार वो तैयारी नहीं कर पाई जो करना चाहिए था और बड़ी तेज़ी से संक्रमण फैला और बड़ी संख्या में हमारे लोगों की जानें गई हैं और अस्पतालों की जो दुर्व्यवस्था है वो उजागर हुई। कहीं भी स्वास्थ्य सेवा नहीं था बिहार में। तो आप 15 साल से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और उसके बाद अगर अस्पतालों में दुर्दशा व्याप्त है तो कहीं न कहीं ये उनकी जवाबदेही है और इस सरकार को बदलना चाहिए। इस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो खुद बताने को काफ़ी है कि रोज़ हत्या अपहरण की घटनाएं तेज़ी से हो रही और कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि बिहार में कानून का राज है। इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट कर रखा है। आप देखेंगे तो संपूर्ण शैक्षणिक माहौल अराजक हो चुका है। पढ़ाई समय पर नहीं है। मिथिला यूनिवर्सिटी की हालत और भी ख़राब है। हमारे जो इस इलाके की भाषा है मैथिली और उर्दू बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। इन दोनों भाषा पर इस सरकार ने चोट पहुंचाई है। आप पूछ सकते हैं कैसे चोट पहुंचाई है? तो मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में है, लेकिन बिहार के स्कूलों में मैथिली भाषा की पढ़ाई नहीं होती है। आप मैथिली को एक अनिवार्य विषय के रूप में नहीं रख सकते हैं और 15 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग मैथिली भाषी लोगों का वोट लेते रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुपचाप से पाठ्यक्रम से मैथिली को बाहर कर रखा है। वही स्थिति अब उर्दू के साथ हो गई है। उर्दू आप स्कूलों की पढ़ाई में अनिवार्य विषय के रूप में लेते थे, जो कांग्रेस के समय से चला आ रहा था। नीतीश कुमार ने उसे अनिवार्य विषय से हटाकर उसे द्वितीय भाषा के रूप में किया है। तो यह सरकार एंटी मैथिली है, एंटी उर्दू है और ये दोनों भाषा मिथिलांचल और मधुबनी के लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं तो ये कहने आया हूँ कि जितने मिथिला भाषी हैं और उर्दू भाषी हैं, संकल्प लीजिए कि भाजपा जदयू सरकार को उखाड़ के फेंकना है।
इसके अलावा आप आइए, मिथिलांचल की जो पहचान है उसके ऊपर चोट पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। मखाना, हर व्यक्ति जानता है कि ये मखाना मिथिला का मखाना है, उसकी एक जीआई टैग होती है, भौगोलिक पहचान होता है किसी उत्पादन का। जैसे आप देखेंगे कोल्हापुरी का चप्पल, अलीगढ़ का ताला, बनारस की साड़ी, इवन हाजीपुर का केला, भागलपुरी सिल्क, ये सब एक पहचान है उस इलाके की। उसी तरह से मिथिला की पहचान हमारा मखाना है, मिथिला का मखाना। उस जीआई टैग को बदलवा दिया नीतीश कुमार ने। अब कहते हैं कि नहीं, ये बिहार का मखाना कहलाएगा। क्यों बिहार का मखाना कहलाएगा? ये मिथिला का मखाना है। तो यह सोच जो है वो एंटी मिथिला सोच है। तो ये सरकार मैथिली और मिथिला दोनों पर प्रहार करती है। तो बिहार की जनता, मिथिलांचल की जनता, झंझारपुर के लोग इन चीज़ों को समझे, और अब जो चुनाव आने वाला है ये आपके हाथ में मौका है, आप उस सरकार को बदलिए जिस सरकार ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर आया हूँ। एक विधान परिषद की ऐच्छिक कोष जो हमारा बनता है, उसमें जहाँ हमारे कांग्रेस के साथी कहते हैं, हमसे मिलते हैं कि हमारे यहाँ रोड दे दीजिए, हमारे यहाँ कोई स्कूल को चारदीवारी दे दीजिए, कहीं पर सामुदायिक भवन दीजिए। अभी जैसे मैंने रखवारी में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया है, अभी मधेपुर के कालिकापुर गाँव में एक स्कूल का विद्यालय का पूरा चारदीवारी बनाया है, तो उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। तो जहाँ तक संभव हो सकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का दायित्व है करने का वो नहीं कर रही है। तो ये सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है, और इसलिए आम जनता का फर्ज है कि अगर सरकार आपके अपेक्षाओं के अनुरूप खड़ा नहीं उतरती है तो चुनाव में उसे बदलिए। तो हमारा गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, वैचारिक स्तर पर हमारा में एकजुटता है। हम समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जिस गठबंधन में रहेगी उस गठबंधन की सरकार बनेगी। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये चुनाव का ऐलान किया गया है, ये कोरोना काल में क्या सही चुनाव का ऐलान किया गया है या नहीं? ये बिहार के लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। कहीं भी संक्रमण का लेवल कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार के दावे कुछ और हैं, उसमें भी घपलाबाजी है। अब वो बताते नहीं कितने लोग रोज मर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक में लोग मर रहे हैं, उसकी कोई गणना नहीं हो रही है। सरकारी अस्पतालों में जब कोई सुविधा ही नहीं है तो लोग कहाँ जाएगा? किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है। कोरोना मरीज जाएं तो जाएं कहाँ? पटना की स्थिति इतनी भयावह है कि अगर आप वीवीआईपी हैं तो आपको जगह मिलेगी, और अगर साधारण प्राणी हैं तो आपको कह देगा नहीं, आप जाइए अपना देखिए जहाँ जाना है। तो ये सरकार की बड़ी विफलता है। आप अभी भी गाइडलाइन जारी किए हुए हैं कि आप मास्क पहनिए, आप कहते हैं कि भीड़ मत जुटाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो फिर चुनाव कैसे करा रहे हैं आप? लाखों बाहर के सिपाही आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, पुलिसकर्मी आएंगे, चुनाव कर्मी जाते हैं चुनाव कराने, चुनाव के बूथ पर इतनी बड़ी लाइन लगती है, कैसे आदमी बटन दबाएगा, किस चीज़ से दबाएगा? संक्रमण तो फैलेगा ही फैलेगा। तो आखिर इतनी बेचैनी चुनाव आयोग को क्यों है? असल में बेचैनी भाजपा और जदयू को है। लोग मरे तो मरे, वो चुनाव कराने पर आमादा है। तो मैंने कहा, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार कहा गया चुनाव आयोग को कि आप 6 महीने के लिए टाल दीजिए, बाद में कराइए, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घबराहट और हड़बड़ाहट दोनों है, और वो जल्दी चुनाव चाहते हैं। वो जल्दी चुनाव हो या 6 महीने के बाद हो, नीतीश कुमार और भाजपा शासन को सत्ता से बाहर जाना तय है। लोगों ने मन बना लिया है, चाहे चुनाव आज कराएं, 6 महीने के बाद कराएं। ये कुछ टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में कोरोना संक्रमण इस तेज़ी से फैला है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम तीसरे नंबर पर हैं। 1.5 लाख से ऊपर तो संक्रमित मरीज हो चुके हैं बिहार में। 700 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। आप इसको गंभीरता से सरकार नहीं ले रही। आप चुनाव कराना चाहते हैं, चूँकि आपको चुनाव चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के जान माल के साथ ये खिलवाड़ करना होगा। और मैं समझता हूँ अगर चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान संक्रमण ज़्यादा विभत्स रूप में लिया, लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, तो ये जवाबदेही नीतीश कुमार और चुनाव आयोग की होगी। सर, अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि अभी 21 सितंबर से नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो स्कूल की पढ़ाई है या फिर बच्चों की जो शिक्षा है उसको चालू कर दिया गया। क्या ये चुनाव के या फिर जो कोरोना काल है उस टाइम में डिसीजन सही लिया गया है? बिल्कुल नहीं है। अभी छात्रों के सुरक्षा की ज़रूरत है। जब 6 महीने से स्कूल कॉलेज बंद है, एकाएक आप खोलेंगे, कौन उसको सैनिटाइज करेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी जवाबदेही होगी? तो आप छात्रों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
या तो सरकारी स्तर पर ही घोषणा करें कि देश में कोरोना समाप्त हो गया। तो इसलिए ये जो तैयारियां हैं कहीं न कहीं छात्रों के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश है। अभी बिल्कुल ही न तो पढ़ाई का माहौल है, कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्टल, कहाँ विद्यार्थी रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ रहेगा, कई तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। जी सर, हमने देखा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मैथिली भाषा को प्राथमिकता दी गई, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जबकि अगर आप भी मैथिली से हैं, ठीक है, मैथिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिए आप मतलब कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें क्या दावेदारी दिखाएगी? हमने ये चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को डाला है, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के स्कूलों में फिर से मैथिली की पढ़ाई होगी। मैथिली भाषा के साथ नीतीश सरकार ने भेदभाव किया, करोड़ों लोग मैथिली भाषा बोलते हैं। मैथिली की पढ़ाई अगर बिहार में नहीं होगी तो क्या तमिलनाडु में होगी? मुझे इसका जवाब दें। अष्टम अनुसूची में है और उस भाषा की पढ़ाई बिहार में नहीं हो रही है। जबकि सभी राज्यों में दिया गया है अधिकार। नहीं, सभी राज्यों में जहाँ आबादी नहीं है वहाँ दे न दे महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार में करोड़ों लोग मैथिली बोलते हैं। जिस इलाके में वो भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, जहाँ करोड़ों की आबादी है जो मैथिली बोलती है, यहाँ के तो मुसलमान लोग मैथिली बोलते हैं, हमारी बोलचाल मैथिली है और स्कूलों में मैथिली की पढ़ाई नहीं, तो फिर यूपीएससी में क्यों दिया? अगर हम ABCD नहीं पढ़ेंगे, OI नहीं पढ़ेंगे तो सीधे IAS IPS में कैसे बैठेंगे? ये कॉन्स्पिरेसी है कि मैथिली स्पीकिंग लोग ज़्यादा IAS IPS में क्वालिफाई न कर जाएँ तो इसको स्कूल में ही पढ़ाई बंद कर दो। अगर प्राइमरी एजुकेशन आपका नहीं होगा तो हायर एजुकेशन आप कैसे ले सकते?